एक लंबे कूटनीतिक करियर के बाद राजनीति में आए एस जयशंकर को भारत के विदेश मंत्री 2019 से 2024 के रूप में इतिहास किस रूप में याद करेगा? यह सवाल दिलचस्प है क्योंकि जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी सरकार में एक नए तरह की विदेश नीति की धार को आकार दिया। मई 2019 में जब उन्हें मंत्रिमंडल में लाकर विदेश मंत्रालय की कमान सौंपी गई, तब कई लोगों ने उन्हें राजनीतिक रूप से नौसिखिया माना था। मगर अगले 5 वर्षों में जयशंकर ने न सिर्फ ये धारणा बदली, बल्कि अपने प्रभावशाली प्रदर्शन से साबित किया कि वे एक आक्रामक और आत्मविश्वासी विदेश नीति के शिल्पकार हैं। दरअसल वे आजादी के बाद केवल दूसरे ऐसे व्यक्ति थे जो एक पेशेवर राजनयिक से पदोन्नत होकर भारत के विदेश मंत्री बने। नेहरू के बाद किसी विदेश मंत्री ने इतनी लंबी पारी नहीं खेली है। वे जवाहरलाल नेहरू के बाद से सबसे लंबा कार्यकाल निभाने वाले विदेश मंत्री हैं। ये ऐतिहासिक तथ्य ही बताता है कि जयशंकर का दौर कितना महत्वपूर्ण रहा। जयशंकर की कार्यशैली ने पारंपरिक ढर्रे से हटकर एक नया मार्ग अपनाया। उन्होंने खुद को पूरी तरह इस नई भूमिका में झोंक दिया और भारत की विदेश नीति को एक नए तेवर के साथ पेश किया। उनके नेतृत्व में भारतीय कूटनीति की शैली और लहजा पहले की तुलना में काफी अलग दिखा, आत्मविश्वासी, मुखर और निर्भीक। विश्लेषकों ने नोट किया है कि उनके आने के बाद कम से कम शैली के स्तर पर भारत की विदेश नीति ने पिछली सरकारों से अलग एक आक्रामक रुख अपनाया। जयशंकर खुलकर कहते हैं कि भारत की नीति मल्टी अलाइनमेंट और रणनीतिक स्वायत्तता पर चलती है, जहां भारत अपने राष्ट्रीय हित के अनुसार स्वतंत्र निर्णय लेगा। इस आत्मविश्वास भरी शैली के पीछे एक गर्वीला राष्ट्रवाद झलकता है, जो दर्शाता है कि भारत अब दुनिया की बड़ी शक्तियों के बीच अपना उचित स्थान लेने को तैयार है। वाशिंगटन हो या मॉस्को, बीजिंग हो या ब्रसेल्स, जयशंकर ने हर मंच पर भारत का पक्ष बेबाकी से रखने में संकोच नहीं किया। विदेशी समक्कर्षों, थिंक टैंक विशेषज्ञों या पत्रकारों से बातचीत में अगर भारत के रुख पर सवाल उठे तो जयशंकर ने करारे जवाब दिए। एक पश्चिमी आलोचना का जवाब देते हुए उन्होंने दो टूक कहा कि यूरोप को इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा कि यूरोप की समस्याएं ही दुनिया की समस्याएं हैं। मतलब भारत अपने हितों के खातिर रूस से तेल खरीद रहा है तो उस पर सवाल उठाने से पहले यूरोपीय देश अपना आचरण देखें। वास्तव में रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जब पश्चिमी देश भारत को रूसी तेल आयात पर उंगली उठा रहे थे, जयशंकर ने आंकड़ों सहित जवाब दिया कि भारत एक महीने में रूस से जितना तेल खरीदता है उतना तो यूरोप कुछ ही घंटों में खरीद लेता है। उनकी यह टिप्पणी पूरे विश्व मीडिया में सुर्खियां बनी और दिखाया कि भारत दबाव में आने की बजाय तथ्यों के साथ जवाब देना जानता है। जयशंकर अपनी बेबाकी और हाजिर जवाबी के लिए खास तौर से मशहूर हो गए। जैसे एक बार उनसे पूछा गया कि विभिन्न मुद्दों पर भारत पश्चिम को कैसे समझाएगा, तो वे मुस्कुराकर बोले, प्यार से समझा देंगे। इस तरह के विनोदपूर्ण लेकिन तीखे जवाबों ने उन्हें भारतीय जनमानस में काफी लोकप्रिय बना दिया। विशेषकर युवाओं में जयशंकर को उनकी धारदार कूटनीतिक टिप्पणियों और मुखर बयानों के लिए जाना गया। पाकिस्तान के साथ रिश्तों पर उनका दो टूक संदेश था, निरंतर बातचीत का दौर अब खत्म हो चुका है, हर कार्रवाई का परिणाम होता है। जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, अनुच्छेद 370 तो हो चुका, खत्म है। उन्होंने साफ कर दिया कि आतंकवाद और वार्ता साथ साथ नहीं चल सकते। जयशंकर ने कहा, हम अब पहले जैसे निष्क्रिय या सहनशील नहीं हैं। घटनाएं सकारात्मक हो या नकारात्मक, दोनों सूरतों में भारत प्रतिक्रिया देगा। यह भारत की आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस नीति का पुनः उच्चारण था। उनके मुताबिक जब तक पाकिस्तान अपनी सरजमी पर पल रहे आतंक के ढांचे को खत्म नहीं करता, तब तक संबंध नॉर्मल नहीं हो सकते। उनका मानना है कि अगर वे उस उद्योग को बंद कर दे जो उन्होंने तैयार किया है आतंकवाद का, तभी लोग उन्हें सामान्य पड़ोसी की तरह लेंगे। उन्हें खुद तय करना है। पाकिस्तान को आईना दिखाने वाले ऐसे बयानों ने वैश्विक मंचों पर यह स्पष्ट किया कि भारत अपने रुख पर अडिग है। इस कठोर नीति का असर यह हुआ कि 2019 के बाद भारत पाकिस्तान के बीच उच्च स्तरीय बातचीत पूर्णतः बंद रही। आलोचकों ने आशंका जताई थी कि संवादहीनता से तनाव बढ़ सकता है, मगर भारत ने आतंक के मुद्दे पर कोई समझौता न करने का फैसला किया। नतीजतन पाकिस्तान वैश्विक मंचों पर कश्मीर का रोना रोता रहा, लेकिन उसे खास समर्थन नहीं मिला। फरवरी 2021 में एक अप्रत्याशित सकारात्मक घटनाक्रम तब हुआ जब दोनों देशों के सैन्य संचालन महानिदेशकों ने अचानक 2003 के युद्धविराम समझौते का सख्ती से पालन करने पर सहमति घोषित की। यह सीज फायर कायम करने की पहल पर्दे के पीछे संयुक्त अरब अमीरात यूएई की मध्यस्थता से संभव हुई, ऐसा बाद में खबरें आई। दिलचस्प बात है कि ठीक इस घोषणा के बाद यूएई के विदेश मंत्री ने नई दिल्ली आकर जयशंकर से मुलाकात भी की। कई विश्लेषकों ने इसे वर्षों में शांति बहाली की दिशा में सबसे संगठित प्रयास बताया। आगे चलकर स्वयं जयशंकर ने एक साक्षात्कार में इस प्रसंग पर खुलकर बात की। उन्होंने किसी बाहरी मध्यस्थ की भूमिका को खारिज करते हुए अरे भारत की कड़ी सैन्य कार्रवाई को दिया। जयशंकर के शब्दों में, युद्ध विराम की सहमति दोनों देशों की सेनाओं ने सीधे संपर्क करके की। उससे एक दिन पहले हमने प्रभावी तौर पर पाकिस्तान के मुख्य हवाई अड्डों और हवाई रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया था। तो मुझे इस शांति के लिए किसका शुक्रिया अदा करना चाहिए? मैं भारतीय सेना को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उसी की कार्रवाई ने पाकिस्तान को कहा, हम गोलीबारी रोकने को तैयार हैं।
यह एक चौंकाने वाला खुलासा था। इशारा था 2019 के बालाकोट स्ट्राइक के बाद भारत द्वारा और भी कड़े सर्जिकल कदम उठाने की ओर, जिन्होंने पाकिस्तान को पीछे हटने पर मजबूर किया। जयशंकर ने पश्चिमी देशों द्वारा हर भारत पाक तनातनी को परमाणु युद्ध का खतरा बताने की प्रवृत्ति को बेबुनियाद डर फैलाना कहकर खारिज किया। उन्होंने साफ कहा कि भारत ने बहुत सोच समझकर सीमित कदम उठाए थे और पश्चिमी हलकों में दक्षिण एशिया को हमेशा परमाणु फ्लैश पॉइंट की तरह पेश करना गलत है। इतना ही नहीं, जयशंकर ने पाकिस्तान के दोहरे खेल पर भी खुलकर चोट की। जो अंधा नहीं है वो देख सकता है कि आतंकी संगठनों के अड्डे पाकिस्तान के शहरों में खुलेआम चल रहे हैं। पाकिस्तान में आतंकवाद खुला धंधा है, जिसे राज्य और वहां की फौज समर्थन, पैसा और संगठित सहायता देती है। ऐसे तीखे शब्द किसी भारतीय विदेश मंत्री से पहले कम ही सुने गए थे। कुल मिलाकर पाकिस्तान नीति के मोर्चे पर इतिहास जयशंकर को उस मंत्री के रूप में याद रखेगा जिसने पुरानी बातचीत करते रहो वाली धारणा को तोड़कर आतंकवाद पर निर्णायक लाइन खींची। इससे भले ही द्विपक्षीय संबंधों में ठंड बनी रही, लेकिन सीमा पर शांति कायम रखने में भारत काफी हद तक सफल रहा और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय अलगाव भी बना रहा। चीन के संदर्भ में जयशंकर के कार्यकाल को शायद सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ा। एक समय बीजिंग में राजदूत रहते हुए जिन चीनी नेताओं से उन्होंने दोस्ताना संवाद बनाया था, 2020 आते आते उन्हीं चीनियों के साथ उन्हें सीमा पर टकराव के कठिन दौर में वार्ता करनी पड़ी। जून 2020 में गलवान घाटी की दुखद घटना ने दोनों देशों के संबंधों को बुरी तरह झटका दिया। जयशंकर ने उस संकट को संभालने में प्रमुख भूमिका निभाई, लेकिन उन्होंने यह भी साफ कर दिया, जब तक सीमा पर शांति बहाल नहीं होती तब तक रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते। वे संसद में बोले, हमारे संबंध चीन के साथ सामान्य नहीं है क्योंकि सीमा क्षेत्रों में यथास्थिति भंग हुई है। इस बीजिंग को सीधा संदेश था, एलएसी पर तनाव कम करो वरना व्यापार और बाकी संबंध भी प्रभावित होंगे। हालांकि 2024 तक सीमा गतिरोध पूरी तरह नहीं सुलझा। जयशंकर ने इसे सब्र का काम कहा, लेकिन साथ ही यह भी जताया कि यह स्थिति खुद चीन के हित में नहीं है। इस बीच अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते और मजबूत होते गए। जयशंकर ने अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड को मजबूत किया और भारत को विश्व मंच पर एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। जयशंकर ने एक और अमेरिका, यूरोप और जापान के साथ अभूतपूर्व करीबी को बनाए रखा, तो दूसरी ओर रूस के साथ दशकों पुराने संबंधों की हिफाजत भी की। 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में युद्ध बंद करने की अपील की, लेकिन रूस की खुली आलोचना नहीं की। जब पश्चिमी देशों ने भारत के रूस से तेल खरीद पर सवाल उठाए, जयशंकर भी साफ साफ जवाब दिया, पहले यूरोप के व्यापार पर नजर डालिए। हमें सबसे बेहतर डील दिलाना मेरा नैतिक कर्तव्य है, चाहे वो रूसी तेल से मिले या किसी और से। यही रणनीतिक संतुलन भारत की नीति की पहचान बन गया। यूक्रेन से हजारों छात्रों को निकालने वाला ऑपरेशन गंगा चला और साथ ही रूस के साथ कूटनीतिक बातचीत भी जारी रही। इसी तरह मध्य पूर्व में जब 2023 में इसराइल हमास संघर्ष हुआ, भारत ने एक कठिन संतुलन साधा, आतंकवाद की निंदा भी की और निर्दोष फलस्तीनियों के लिए मानवीय सहायता की मांग भी। जयशंकर ने 2 राज्य समाधान का समर्थन किया और गाजा में अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान की बात दोहराई। वही भारत ने इसराइल को कुछ रक्षा सामग्री भी भेजी। यानी ना कोई एक खेमे का झुकाव, ना कोई दबाव में फैसला। यही थी रणनीतिक स्वायत्तता जिसके जयशंकर सबसे मुखर प्रवक्ता रहे। उनके कार्यकाल की एक और बड़ी पहचान बनी भारत की वैश्विक छवि। 2020 में कोरोना महामारी के दौरान भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत दुनिया के कई देशों को टीके और दवाएं भेजी। यह एक वैश्विक कल्याणकारी राष्ट्र के रूप में भारत की भूमिका को मजबूत करने वाला कदम था। 2023 में भारत को अपनी बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा का एक बड़ा मंच मिला, G20 की अध्यक्षता। पूरे साल भारत में 200 से ज्यादा आयोजन हुए और सितंबर में नई दिल्ली शिखर सम्मेलन ने दुनिया भर पर ध्यान खींचा। जयशंकर की टीम ने इस ऐतिहासिक मेजबानी को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे मुश्किल चुनौती थी यूक्रेन युद्ध पर गहराए मतभेदों के बीच एक साझा घोषणा पत्र पर सभी देशों को सहमत करना, लेकिन भारत ने ये कर दिखाया। ये भारतीय कूटनीति की बड़ी जीत मानी गई। G20 ने दिखाया कि भारत अब बहुपक्षीय मंचों पर नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। भारत ने ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की चिंताओं को दुनिया के एजेंडे पर प्रमुखता से रखा। जयशंकर बार बार कहते रहे हैं, भारत अब एक वैश्विक मित्र के रूप में उभर रहा है। उन्होंने विदेश नीति को जनमानस तक पहुंचाया, देश भर में घूम घूम कर संवाद किए, विदेश नीति को रैलियों और जन चर्चाओं का विषय बनाया। 2024 के आम चुनाव से पहले G20 की कामयाबी को मोदी सरकार की उपलब्धि के तौर पर प्रस्तुत किया गया। कार्नेगी के एक अध्ययन में कहा गया, पिछले दशक में पहली बार विदेश नीति एलीट सर्किल से निकलकर चाय की दुकानों और ड्राइंग रूम की चर्चाओं का हिस्सा बन गई है। जयशंकर शायद पहले ऐसे विदेश मंत्री हैं जिन्होंने मंचों, रैलियों और संवादों में विदेश नीति पर खुलकर बातचीत की, सवाल लिए, जवाब दिए और कूटनीति को लोकतांत्रिक संवाद का हिस्सा बनाया। लेकिन हर कार्यकाल की तरह जयशंकर की 5 वर्षों की विदेश नीति भी मिश्रित विरासत के साथ आई। समर्थक कहते हैं उन्होंने भारत की वैश्विक साख को अभूतपूर्व ऊंचाई दी, मोदी की विदेश नीति को जमीन पर उतारा और एक मुख्य दूत की भूमिका निभाई। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि उनके लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलें भी लगी।
पर आलोचक कहते हैं सिर्फ आक्रामक बयानों से नहीं, परिणामों से भी आंका जाना चाहिए। चीन अब भी लद्दाख में पूरी तरह पीछे नहीं हटा। पाकिस्तान से संवाद ठप है, नेपाल और श्रीलंका जैसे पड़ोसियों से संबंध उतार चढ़ाव में रहे। आकार पटेल जैसे विश्लेषक मानते हैं जयशंकर कई बार अतीत को दोष देकर वर्तमान की असफलताओं से ध्यान हटाते हैं। वहीं भारत कर्नाट जैसे कट्टर यथार्थवादी कहते हैं जयशंकर की विदेश नीति में सैन्य रणनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा की चर्चा बेहद सीमित रही। ये उन लोगों के लिए निराशाजनक था जो भारत की ताकतवर छवि देखना चाहते थे।